गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीलो क्लासेस में। आज अपने इस चैप्टर 26 को कंप्लीट करने वाले हैं। यस, फाइनली चैप्टर 26 कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, जैसे आपको बोरिंग लगता है कि चैप्टर है ही बोरिंग, लेकिन यहाँ से हमारे मेंस के क्वेश्चन निकलते हैं। और तो और जो चीजें मेंस के लिए थी वो मैंने आपको बताई थी। लास्ट क्लास में हमने 358 सेक्शन तक पढ़ा था, आज हम 359 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। 14 अप्रैल से अपनी यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप में बीएससी सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। एकदम सही सुन रहे हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एमडीलो क्लासेस के यूट्यूब पे 59 रुपीज की मेंबरशिप वाले पार्ट में स्टार्ट हो चुका है। कल हमने सेक्शन 1 तक कंप्लीट देखा था, आज हम उसमें सेक्शन 2 पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन करो। और बीएसए के साथ के साथ बेरेट प्लस साथ के साथ हर चैप्टर के कंप्लीट होने पर हम वहां पे एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सेक्शन नंबर 359। देखो 359 जो सेक्शन है वो कहता है अपराधों का शमन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने सबसेक्शन 3 से स्टार्ट कर रखा है, ध्यान से सुनना। 359 पहले हमें बताता है अपराधों का शमन। अब ऐसे कौन से ऑफेंसेस है जिनको हम माफ कर सकते हैं? शमन का मतलब होता है माफ कर देना। अब देखो, अपराध जिसके साथ हुआ है वो भी व्यक्ति कर सकता है, और सेकंड, कोर्ट की परमिशन से भी क्या किया जाता है, केस को खत्म या अपराधों का शमन किया जा सकता है। अब यहाँ पे जब 359 की मैं बात करूं तो सबसेक्शन 1 में आप बेरेक देखो कुछ लिस्ट दी हुई होगी। लाइक इस तरीके की आपको लिस्ट दी हुई है, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके की लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में सबसेक्शन 1 में हमें क्लियर किया है कि ये जो बीएनएस के अपराध है, लाइक 84 का अपराध है जिसमें महिला को बहला फुसला कर ले जाना होता है, 115 है स्वेच्छा घोरुपति का है, 122 है प्रकोपन पर घोरुपति है या उपपति है। ये जो बीएनएस के अपराध है, अब ये अपराध जिन व्यक्तियों के साथ हो रहे हैं वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, उस अभियुक्त को माफ कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, सबसेक्शन 1 में जो ऑफेंसेस की लिस्ट हमें यहाँ पर दी हुई है, इन ऑफेंसेस को एक्यूज्ड को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। कौन कर सकता है? जो विक्टिम पार्टी है। अब इसके बाद सबसेक्शन 2 पे आओ। सबसेक्शन 2 की जब आप लिस्ट देखोगे वहां पर भी हमें कुछ सेक्शंस बता रखे हैं, कुछ लिस्ट बता रखी है बीएनएस के ऑफेंसेस की। ये जो सेक्शंस है इसमें अपराधों को शमन तो किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन से किया जा सकता है। पहले वाले में कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले ऑफेंसेस जितने भी बीएनएस के दे रखे हैं उनमें कोर्ट की परमिशन चाहिए। कोर्ट की परमिशन से क्या किया जाता है, अपराध का शमन किया जा सकता है। क्लियर? तो सबसेक्शन 1 और 2। अब यहां से आपको तकरीबन कुछ एक एग्जांपल्स याद कर लो, कुछ एक सेक्शंस याद कर लो जिसमें आपको याद रहे कि इन अपराधों का शमन सबसेक्शन 1 में होता है और इनका शमन सबसेक्शन 2 में होता है। अब आ जाओ सबसेक्शन नंबर 3 पे। सबसेक्शन 3 कहते हैं जब कोई अपराध इस धारा के तहत समझौता योग्य है तो ऐसे अपराध का उकसाना मतलब अबैटमेंट, ऐसे अपराध का अटेम्प्ट, या जहां अभियुक्त ने सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 के तहत उत्तरदायी है या बीएनएस की धारा 190 के तहत इस प्रकार अपराध किया है तो उनको भी क्या किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमें सबसेक्शन 1 और 2 के अलावा सबसेक्शन 3 में कहा कि जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई है उन ऑफेंस का अबैटमेंट होता है, उन ऑफेंस का अटेम्प्ट होता है, या बीएनएस सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 का ऑफेंस है या 190 का ऑफेंस है, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। देन आ जाओ सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में दो पार्ट दे रखे हैं, ए और बी। ए पार्ट हमें कहता है कि जब वह व्यक्ति जो इस धारा के तहत अपराध का शमन करने में सक्षम है लेकिन वो बच्चा है या पागल व्यक्ति है तो उसकी ओर से कोई कॉम्पिटेंट पर्सन
कोर्ट की परमिशन से अपराध का शमन कर सकता है। मतलब कि अगर जो हमें अपराधों के शमन का जो प्रोसीजर बता रखा है सबसेक्शन 1 और 2 में, अगर वो अपराध जिसके साथ हो रहा है वो बालक है या वो पागल व्यक्ति है, तो अब वो तो अपराध को माफ या अभियुक्त को माफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। बालक है तो चीजों को समझ नहीं सकता। तो यहाँ पर उस बालक की या पागल व्यक्ति की ओर से कोई अदर पर्सन कोर्ट की परमिशन से अपराध को शमन कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है। ठीक है, ये किसने कहा? ए क्लोज ने कहा। बी क्लोज कहता है कि मान लो जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ वो व्यक्ति तो मर गया और अपराध कंपाउंडेबल योग्य है, तो जो मर गया उसकी जगह पे कौन आएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। दो चीजें, अगर जो अपराध को शमन कर सकता है बालक है या विकृत व्यक्ति है, तो उनकी जगह पे कॉम्पिटेंट पर्सन कोर्ट की परमिशन से कर सकते हैं, और जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है और वो व्यक्ति मर गया है तो उसकी जगह पे एलआर आ जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। एलआर आएगा, अपराध का शमन होगा तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5 पे। सबसेक्शन 5 कहता है जब अभियुक्त को विचारण के लिए सुपुर्द किया गया है या जब उसे दोषी ठहराया गया है और अपील लंबित है, तो उस अपराध के लिए कोई भी समझौता उस कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा। मतलब कि जिस कोर्ट ने मैटर को सुपुर्द कर रखा है, मेकओवर कर रखा है या फिर अपील योग्य है, तो वहां पर भी कोर्ट की परमिशन से क्या किया जा सकता है? मैटर को वापस अपराध का शमन किया जा सकता है। अब बात करते हैं 442 की। 442 हमें बताता है रिवीजन की पावर। रिवीजन बीएनएसएस की बात करूं तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कर सकते हैं। अगर मैटर रिवीजन में गया हुआ है और हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट मैटर सुन रहे हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं? अपराधों का शमन कर सकते हैं, लेकिन उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कि पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का यूज करते हुए हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध को कम करने की अनुमति दे सकता है, जिसे ऐसा व्यक्ति इस धारा के तहत समझौता करने के लिए सक्षम है। तो हाई कोर्ट भी यूज कर सकता है, सेशन कोर्ट भी इस पावर को यूज कर सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 कहता है कि यदि एक्यूज्ड प्रीवियस कन्विक्शन के कारण या वर्धित दंड के कारण ऐसे अपराध के लिए एक अलग तरह की सजा के लिए उत्तरदायी है, तो किसी भी अपराध का शमन नहीं होगा। यहां से हमारा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या प्रीवियस कन्विक्शन में ऑफेंस होने पर कंपाउंड किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब जब प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में कभी भी उस अपराध को माफ नहीं किया जाएगा जो बाद में हुआ है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 कहता है कि इस धारा के तहत अपराध का शमन, यहाँ पे वर्ड लिखो, शमन का प्रभाव उस अभियुक्त के बरी होने पर होगा जिसके साथ अपराध का समझौता किया गया है। मतलब अगर हम ऑफेंस को कंपाउंड कर रहे हैं, शमन कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो भाई इसका इफेक्ट होगा दोष मुक्ति, मतलब एक्विटल कर दिया। जब अपराध को शमन कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या निकलेगा? दोष मुक्ति निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अपने लिखते उन्मोचन, तो उन्मोचन में तो भाई फिर से बुला सकते हो, तो आपने माफ किस चीज का किया है? इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? दोष मुक्ति वर्ड यूज हुआ है। तो अपराध का शमन करने पर इसका इफेक्ट क्या होता है? एक्विटल होता है। देन सबसेक्शन 9 कहता है इस धारा में दिए गए प्रावधान के अलावा कहीं और अपराधों का शमन नहीं होगा। तो सिर्फ इस सेक्शन 359 में ही ऑफेंस कंपाउंडेबल होंगे, इसके अलावा कहीं और ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं होंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 359, प्री मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 360, अभियोजन से वापसी। देखो, जो प्रोसिक्यूटर होता है वो किसकी तरफ से होता है? विक्टिम की तरफ से होता है, पीड़ित की तरफ से होता है। अब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी केस को विड्रॉ कर सकते हैं, केस को क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। कहाँ प्रोसीजर बताया है? 360 में बताया है कि किसी मामले का लोक अभियोजक
या सहायक लोक अभियोजक। न्यायालय की सहमति से, पहले तो अंडरलाइन करो, कोर्ट की परमिशन से निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट या एक या अधिक व्यक्ति के संबंध में जहां ट्रायल चल रहा है तो वो क्या कर सकता है, मामला वापस ले सकता है। वे अपराध जिनके लिए उस पर विचारण या चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना कि प्रोसिक्यूटर केस को कब वापस ले सकता है, पहली चीज जजमेंट सुनाने से पहले, क्योंकि जजमेंट ही आ गया तो केस वापस लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो हमें अपील में जाना पड़ेगा। इसलिए जजमेंट सुनाने से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी टाइम केस को विड्रॉ कर सकता है, और लेकिन कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। और जब जब ऐसी वापसी ली जाएगी, जब जब केस विड्रॉल किया जाएगा, तो दो चीजें सुन लो। अगर चार्ज फ्रेम होने से पहले केस विड्रॉल किया जा रहा है तो इसका प्रभाव होगा उन्मोचन, मतलब डिस्चार्ज, वापस कभी भी बुला सकते हैं। लेकिन चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद अगर प्रोसिक्यूटर केस को वापस ले रहा है तो इसका इफेक्ट होगा एक्विटल, मतलब दोष मुक्ति, जिसमें हम वापस आपको नहीं बुला सकते। तो यहाँ पर हमें दो चीजें बताई है कि यदि चार्ज फ्रेमिंग होने से पहले किए गए हैं तो अपराध के संबंध में क्या होगा, इसका प्रभाव उन्मोचन होगा, और यदि चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद किया गया है और आरोप की आवश्यकता ही नहीं है तो ऐसे अपराधों के संबंध में दोष मुक्ति का प्रभाव होगा। लेकिन अब यहाँ पे परंतु क्या, मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ। देखो, सेक्शन ने क्या कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को वापस ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट की परमिशन से, जजमेंट सुनाने से पहले। लेकिन अगर कोई मैटर ऐसा सेंटर का है, केंद्र सरकार का मैटर है, केंद्र की ओर से कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या कोई कार्यकारी शक्ति का कोई विस्तार है, वो मामला चल रहा है, तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाता है तो वहां पर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर केस वापस ले रहा है तो केंद्र सरकार से परमिशन लेगा, तभी वो विड्रॉल की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगाएगा। लेकिन जब कोर्ट के सामने उसने विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट उसको कहेगा कि भाई पहले आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है या नहीं ली है, अगर वो कहता है कि नहीं ली तो भाई जाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आओ। तो ये हमें प्रोवाइडेड में बताता है कि जब भी कोई सेंटर का मैटर है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को वापस उसकी सहमति से ही लेगा, अदरवाइज नहीं। और सेकंड प्रोविजो कहते हैं कि जब जब केस विड्रॉल करोगे तो विक्टिम पार्टी को हियरिंग का मौका जरूर दोगे, पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। किस चीज की बात कर रहा है, नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है। देन बात करते हैं उन नेक्स्ट सेक्शन 361, उन मामलों में प्रक्रिया जिसका निपटान मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। अब ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके सामने कोई मामला आया है, अगर वो मैटर को निपटा ही नहीं सकता, उसको दिख रहा है कि भाई ये मेरे ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर है, मैं इसमें पनिशमेंट नहीं दे सकता, मैं इसमें ट्रायल नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, मैटर को किसके पास भेज देगा, CJM के पास भेज देगा, CJM के पास भेज देगा। यहां से हमारा प्री का क्वेश्चन आता है। देन इसके बाद बात करते हैं 362, प्रक्रिया जब जांच या विचारण शुरू होने के पश्चात मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, तो भाई तुम्हें लग रहा है तो सुपुर्द कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैटर मुझे सेशन कोर्ट को सुपुर्द करना चाहिए तो कर दो। करने के बाद चैप्टर 19 फॉलो किया जाएगा, सेशन कोर्ट क्या करेगा, सेशन ट्रायल फॉलो करेगा। तो इसके बाद लिख दो, मामला कमिट किया जाना चाहिए तो मामला सेशन कोर्ट को सुपुर्द किया जाएगा और चैप्टर 19 को लागू किया जाएगा। इतनी सी चीज भी लिखते हो तो 362 में सफिशिएंट है। बात करते हैं 363, ओनली टाइटल, कोई अंदर का नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्के, स्टाम्प या संपत्ति चिन्हों के खिलाफ पहले दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति के ऊपर मुकदमा, लिख दो ओनली टाइटल। देन बात करते हैं 364, प्रक्रिया जब मैजिस्ट्रेट पर्याप्त रूप से कठोर दंड नहीं दे सकता। अब जब मैजिस्ट्रेट, चाहे वो फर्स्ट क्लास है चाहे वो सेकंड क्लास है, जब वो मैटर देख रहा है
तब उसको लगता है कि भाई मैं इसको नहीं देख सकता, मैं इसमें गंभीर पनिशमेंट नहीं दे सकता, तो अब क्या मैजिस्ट्रेट प्रोसीजर फॉलो करेगा? देखिए, जब कोई मैजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष और अभियुक्त के साक्ष्य सुनने के बाद उसको लगता है कि एक्यूज्ड तो दोषी है और उससे भिन्न प्रकार की या उससे अधिक गंभीर सजा मिलनी चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट दंड देने का अधिकार है, या सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट होने के नाते उसकी राय है कि एक्यूज्ड से मुझे 125 के तहत बेल बॉन्ड भी भरवाना चाहिए, तो वह ऐसी ओपिनियन, अपनी राय नोट डाउन करेगा और अपनी कार्यवाही प्रस्तुत करेगा। किसको करेगा? अंडरलाइन करो, सीजेएम को क्या करेगा? प्रस्तुत कर देगा, जिसके वह सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ से प्री का क्वेश्चन, जब मजिस्ट्रेट का पर्याप्त कठोर दंड नहीं दे सकता तो वह मामला क्या कर देगा? सीजेएम को प्रेषित कर देगा या भेज देगा। अब जब एक से अधिक अभियुक्त है, मोर देन एक्यूज्ड है, और एक साथ ट्रायल चलाया जा रहा है, तो अभियुक्त के संबंध में अगर कार्यवाही करना ठीक समझता है तो वह सभी अभियुक्तों को कहां भेज देगा? सीजेएम के पास भेज देगा। चाहे एक अभियुक्त है तो भी सीजेएम के पास भेजेंगे, मोर देन एक्यूज्ड है तो भी हम क्या करेंगे? सीजेएम के पास भेज देंगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब देखो, यहाँ पे अगर हम सीजेएम के पास मामला भेज रहे हैं तो सीजेएम क्या करेगा? ट्रायल करेगा। सीजेएम को लगता है एग्जामिनेशन करनी है, एग्जामिनेशन करेगा। सीजेएम को लगता है फिर से एग्जामिनेशन करनी चाहिए, फिर से एविडेंस लेने चाहिए, एडिशनल एविडेंस लेने चाहिए, तो वो भी ले सकता है। तो सीजेएम को भेजेंगे तो सीजेएम को जैसा काम लगता है वैसा ठीक करेगा। देन बात करते हैं 365। आंशिक रूप से एक मैजिस्ट्रेट द्वारा और आंशिक रूप से दूसरे मैजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य पर दोष सिद्धि या प्रतिबद्धता। लिखो ओनली टाइटल। जब आधा काम एक मैजिस्ट्रेट संभाल रहा है और आधा काम दूसरा मैजिस्ट्रेट संभाल रहा है, तो यहाँ पर कन्विक्शन की जा सकती है। दूसरे वाले मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, मुझे फिर से एग्जामिनेशन करनी चाहिए, कर सकता है। पहले विटनेस को सुना गया है, फिर से सुना जाना चाहिए, फिर से सुन सकता है, एडिशनल एविडेंस ले सकता है। देन इस चैप्टर का हमारा लास्ट सेक्शन है 366, न्यायालय का खुला होना। देखो, एक चीज बता देती हूँ, ये चैप्टर हमें घुमा फिरा के एक ही बात बताएगा कि जब भी कोई क्रिमिनल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ ही पढ़ रहे हैं, जब भी कोई क्रिमिनल कोर्ट की बात आएगी तो उसका एक स्थान जिसे कोर्ट डिक्लेयर किया गया है, वहां पर कार्यवाही एक रूम में चलेगी। अगर कोर्ट कहता है कि उस रूम में कोई भी एंटर नहीं करेगा जब ट्रायल चल रही है, तो कोई एंट्री नहीं लेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि बंद कमरे में ट्रायल करनी चाहिए तो बंद कमरे में ट्रायल करेगा। कोर्ट को लगता है कि रेप से रिलेटेड मैटर है, पोक्सो एक्ट से रिलेटेड मैटर है, तो उसमें वो सारी ट्रायल को बंद कमरे में कर सकता है। परमिशन देनी है तो भी दे सकता है। लेकिन जब भी रेप से रिलेटेड मैटर चलेंगे, पोक्सो के मैटर चलेंगे, तो हमेशा एक फीमेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपीयर होनी चाहिए। अगर उस एरिया में कोई फीमेल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है तो किसी एक महिला की उपस्थिति में सारे मैटर को कंटिन्यू करना चाहिए। और तो और हमें कहा, जब भी रेप से रिलेटेड मामले हैं तो किसी भी विक्टिम की कोई पहचान बाहर प्रकाशन पब्लिश नहीं की जाएगी, लेकिन न्याय के हित में है, रिलेटिव्स हमें परमिशन दे देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी पहचान को पब्लिक भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमें कहाँ बताई है? सेक्शन नंबर 366 में बताई है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 26 कंप्लीट होता है, जिसमें 337 से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और 336 पे आज हमने ये खत्म किया है। नेक्स्ट चैप्टर जब बात करेंगे तो अनसाउंड माइंड पर्सन की बात करेंगे कि जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है वो पागल व्यक्ति है, तो कोर्ट किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें शॉर्ट में बताई है आप अपने नोट्स में इस तरीके से लिखो, डायग्राम से बना के लिखो और इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। और जो अपनी इवनिंग में 8 PM पे यूट्यूब पे बीएसए की क्लासेस कल से स्टार्ट हो चुकी है, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करो। लाइव क्लासेस में जितने भी डाउट्स है वो वहां पे आपकी कंप्लीट क्लियर किए जाएंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद।